करते हैं सेक्शन डी। 34th क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। और यहाँ पर आपको चॉइस दी है 34th क्वेश्चन में। 2 क्वेश्चन है, ए या बी, इनमें से आपको एक करना है। ए क्वेश्चन कहता है, ए क्वेश्चन के भी देखो 3 पार्ट हैं, 1 2 3। तो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन है आपका, कीर्ति थिंक्स दैट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर्स इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कीर्ति क्या सोचती है कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कहाँ पर होती है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। ऑन द कॉन्ट्रारी, कृषि थिंक्स, जो कृषि है वो सोचती है इट अकर्स इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो एक बच्ची है, एक स्टूडेंट है जो कि सोच रही है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, जबकि दूसरा स्टूडेंट उसके अपोजिट सोचता है कि वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में है। दोनों को अपना अपना एक दोनों का व्यू है। तो कमेंट करके बताओ कि सैचुरेटेड में या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं। पूछा है कि जस्टिफाई विद वैलिड रीजनिंग हुज थिंकिंग इज करेक्ट। किसकी थिंकिंग करेक्ट है, या आपको रीज़न के साथ बताना है। तो देखो, पहले तुमको क्या पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, तो तुम्हें याद रहेगा, तो तुम इजीली इस आंसर को कर लोगे। और ठीक है, और क्यों करेक्ट है जिसका भी आपको ऑप्शन लग रहा है वो भी आप रीज़न लिख दोगे। तो सबसे पहले देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, फॉर एग्जांपल मीथेन, क्या ये मीथेन, तो ये क्लोरीन के साथ में, क्लोरीन के एक एटम से सब्स्टिट्यूट करेगा हाइड्रोजन एटम को इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम हट जाएगा और उसकी जगह क्लोरीन लग जाएगा। ठीक है, और ये बना लेगा कंपाउंड CH3Cl। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि एक हाइड्रोजन इसने किससे सब्स्टिट्यूट कर लिया? क्लोरीन एटम से, और यहाँ पर क्या बन गया आपका? HCl बन गया, राइट। और ये चेन रिएक्शन एक्चुअली, ये CH3Cl2 जो है आपका फिर से रिएक्शन करेगा क्लोरीन से। एक और रिएक्शन करके दिखा देती हूँ। फिर ये क्लोरीन से रिएक्शन किया इसने, फिर ये सनलाइट में रिएक्शन हुई, और फिर यहाँ पर क्या बनेगा आपका? CH2Cl2, और फिर यहाँ पर क्या बच गया? एक H और एक Cl बच गया, तो HCl बन जाएगा। तो बेसिकली दीज रिएक्शंस आर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यही होती हैं आपकी। ठीक है, अब ये किस में हो रही है? मीथेन क्या है? ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो कौन सही है? कीर्ति इज करेक्ट। आप लिखोगे कीर्ति इज करेक्ट बिकॉज सैचुरेटेड substitution reactions occurs in saturated hydrocarbon. Then you will write कि like saturated hydrocarbon methane reacts with chlorine in presence of sunlight and one hydrogen atom is substituted with chlorine, one chlorine atom. इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, राइट। और यदि हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में तो कौन सी रिएक्शन होती है आपकी? एडिशन रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, एडिशन रिएक्शंस होती हैं। और ये रिएक्शंस बेसिकली कौन सी होती हैं? जैसे सपोज आपका ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? ये जो एल्काइल ग्रुप है इसमें हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। ये आपका निकेल कैटलिस्ट या फिर पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में होता है। इस रिएक्शन को हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेंज हो जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। कुछ इस तरह से यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे और 2 साइड आपका R इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें जब भी हम कंपाउंड बनाएंगे ये जरूर देख लेना कि कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए। ठीक है, यदि आपने यहाँ पर ये गलती की तो आपके नंबर नहीं मिलेंगे। दूसरा, उतना लिखो जितना पूछा है। एक्स्ट्रा लिखने में यदि आपने एक्स्ट्रा में, अब जैसे यहाँ पे रिएक्शन मैंने आपको करके इसलिए दिखाई है जिससे आपको ये चीज़ें रिकॉल हो जाए। ठीक है, यदि मैं केवल वर्बली बोलूँगी तो शायद आप कंफ्यूज करोगे, इसलिए मैंने रिएक्शन लिख के दिखाई। लेकिन आपसे रिएक्शन नहीं पूछी है तो आप अवॉइड करो लिखना, क्योंकि अननेसेसरीली आपने लिखा और रिएक्शन में कुछ गलती हो गई तब तो फिर एग्जामिनर को नंबर काटने पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर आपसे जितना पूछा जाए टू द पॉइंट लिखो, जितना पॉसिबल हो सके उसमें आपको कोताही नहीं करनी है, उतना तो आपको लिखना ही है। ठीक है, आपका जो मेन आंसर है दैट शुड कम इन योर आंसर, मेन पॉइंट शुड कम इन योर आंसर, ये ध्यान रखना है। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे? इस तरह से लिख सकते हो, कीर्ति थिंग्स करेक्ट बिकॉज
Substitution reactions occur in saturated hydrocarbons, and in these reactions hydrogen atom is replaced by a heteroatom in presence of sunlight. जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो आपको लिख देना ऐसी कैसी. Whereas addition reaction occurs in unsaturated hydrocarbon. तो कृषि ने जो कहा था ना कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, तो वो गलत था, क्योंकि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें कौन सी रिएक्शंस होती हैं? एडिशन रिएक्शंस. तो आप उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो. तो आप लिखोगे वेयर एज एडिशन रिएक्शंस अकर इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड इन दीज रिएक्शंस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन एटम, जो आपने देखा था, बिकॉज दीज रिएक्शंस टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड निकल और पैलेडियम कैटलिस्ट. दीज रिएक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कंबाइन हो जाता है आफ्टर द रिएक्शन, तो इसको हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं. सेकेंड पार्ट कहता है मीथेन एंड प्रोपेन. मीथेन एंड प्रोपेन एंड देयर आइसोमर्स आर यूज्ड एज फ्यूल्स. कमेंट ड्रॉ द, इस पर आपको कमेंट भी करना है कि इनको हम फ्यूल्स की तरह क्यों यूज़ करते हैं. फिर पूछा है आपसे ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इमीडिएट लोअर होमोलोग ऑफ प्रोपेन. राइट, प्रोपेन के नीचे वाला जो होमोलोग है उसका आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है. गिव एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोग्स ऑफ अ गिवन होमोलोगस सीरीज. किसी भी होमोलोगस सीरीज में जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स मेन होती हैं वो आपको यहाँ पर बतानी है. ठीक है, अब यहाँ पर हम पहले इसको क्लीन कर देते हैं, देन वी विल डू द क्वेश्चन. तो अब हम आंसर लिखेंगे इसका. मीथेन एंड प्रोपेन एंड देयर आइसोमर्स आर यूज्ड एज फ्यूल्स. देखो मीथेन और प्रोपेन दोनों ही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं. ये आपका हो गया मीथेन, राइट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कहीं भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है. और ये हो गया प्रोपेन. वैसे भी एन लगा है, एन मीन्स एल्केन, एल्केन मीन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, ये आपका हो गया प्रोपेन. फिर भी मैं सिर्फ ये चीज़ें इसलिए करती हूँ ना कि आपका साइड बाई साइड बहुत कुछ चीज़ों का रिवीजन हो जाएगा. केवल पर्टिकुलर वो आंसर देने में तो वीडियो भी मेरा छोटा हो जाएगा और वो मेरे लिए भी सुविधा है, आपके लिए भी सुविधा है. लेकिन सिर्फ लंबा करने की वजह वीडियो को सिर्फ एक ही है कि आपको चीज़ें रिलेटेड टू क्वेश्चन आपको थोड़ा रिवाइज हो जाए. ठीक है, तो ये आपका प्रोपेन है और ये आपका मीथेन है. राइट, तो यहाँ पर ये क्यों इनको यूज़ करते हैं फ्यूल की तरह से, तो हमें पता है कि आइडियल फ्यूल्स क्यों कौन होते हैं? जो कम्प्लीटली बर्न हो जाएं. ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जो फ्यूल कम्प्लीटली बर्न नहीं होते हैं वो आइडियल फ्यूल नहीं कहलाते हैं. और चूँकि ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मीथेन, प्रोपेन और उनके जो आइसोमर्स बनेंगे वो भी सैचुरेटेड रहेंगे. तो यहाँ पर क्या होगा कि ये फ्यूल्स क्यों हैं आइडियल? क्योंकि यहाँ पर ये कंप्लीट कंबशन करेंगे. कंप्लीट कंबशन करने से क्या होगा? कोई रेजिड्यू नहीं होगा, सूट नहीं फॉर्म होगा. तो ये सारे आपको रीज़न यहाँ पर लिख देने हैं. ठीक है, और बर्निंग जो एफिशिएंसी आप कह सकते हो, कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है इनकी वो ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा? वेस्ट होगा फ्यूल. जब भी फ्यूल वेस्ट नहीं हो रहा है तो वो आपको ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेगा एंड गुड फ्यूल कहलाएगा. ठीक है, फिर ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इमीडिएट लोअर होमोलोग. देखो ये फर्स्ट होमोलोग हो गया सीरीज का, एन का. यदि हम एल्केन की बात करते हैं तो एल्केन का फर्स्ट होमोलोग क्या हो गया? मीथेन. और फिर सेकंड पूछा है आपसे, थर्ड हो गया आपका प्रोपेन. तो सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पर? ईथेन हो जाएगा. तो इस ईथेन का इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाकर देना है. तो इसको हम कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं. जब भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे ना, हमेशा पहले सिंपल स्ट्रक्चर ज़रूर लिख लेना. ये सब चीज़ें प्रिकॉशनरी कह रही हूँ क्योंकि ये सब बच्चे तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इजीली बना लेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, पर जहाँ पर जिन बच्चों को दिक्कत है ना उनके लिए ये एक प्रिकॉशन है. आपने ये स्ट्रक्चर बना लिया, अब आपको दिख रहा है ना यहाँ पर 2 कार्बन है. ठीक हो गया. अब 2 कार्बन के 4 आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने बना लिए. और जो ये वाला आप बनाओगे ना, इसको थोड़ा सा आप इधर लिख लेना, ऐसे बनाना. ठीक है, अब इसी तरह से इसका भी थोड़ा दूर को बना लो क्योंकि आपका तब डायग्राम थोड़ा अच्छा बन जाएगा. यहाँ पर नीटनेस का थोड़ा ध्यान रखना. वैसे सच पूछा जाए तो इन सब चीज़ों के भी इतने नंबर कटते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप जितना कोई भी चीज़ नीट बनाओगे उतना अच्छा है. देखो 6 हाइड्रोजन है तो ये 6 हाइड्रोजन हो गए. हर हाइड्रोजन का क्या होगा? एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया ये. राइट, अब इसको हम क्या करेंगे? हम इसको कार्बन को 8 के साथ में जोड़ देंगे. ये 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक हो गया. तो ये आपका यहाँ पर ही मैंने बना दिया, कार्बन का हो गया.
अब इसी तरह से हमें क्या करना है, हाइड्रोजन का बना लेना है। हाइड्रोजन का भी हमें यहाँ पर हर हाइड्रोजन के साथ में ये 2-2 बना लेने, ठीक है। अब मेरा उतना नीट भला ही नहीं है क्योंकि मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं चल रहा है, लेकिन आप थोड़ा नीट बनाने की कोशिश कर लेना। वैसे ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे ओवरलाइन हो रहा है, इसको थोड़ा सा हम सही कर लेंगे, ठीक है। तो कोशिश करना जितना ज़्यादा अच्छा काम कर सको, लेकिन जहाँ तक नंबर की बात है, नंबर आपको करेक्ट आंसर के मिलेंगे। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन, ठीक है। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर हो जाता है। अब यहाँ पर 2 करेक्टरिस्टिक पूछी हैं। देखो हम 2 करेक्टरिस्टिक निकालेंगे। अब पहले हम क्या करेंगे, हम एल्केन लिखते हैं यहाँ पर। इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज ही करा रही हूँ आपको। 2 करेक्टरिस्टिक तो आप, मैं सिंपली बता दूँ कि पहली करेक्टरिस्टिक से आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो होमोलोग्स होते हैं, ठीक है, उनमें एक डिफरेंस होता है CH2 का, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। और आप इसको ऐसे लिख लोगे, होमोलोग्स differ by 1 carbon and 2 hydrogen atoms like CH2, ये डिफर करेंगे, ठीक, ये ठीक है। दूसरा क्या हो गया, ये CH2 से डिफर करेंगे, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम से। और सेकंड पॉइंट हो गया कि होमोलोग्स डिफर, they differ by mass of 14 यूनिट, राइट। कितना मास से डिफर करेंगे ये आपस में, 14 यूनिट, क्योंकि कार्बन का मास कितना होता है 12 यूनिट, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और चूंकि H2 है तो 1 × 2 हो जाएगा, तो कुल मिला के क्या हो गया 14 यूनिट, ठीक है। अब इसको हम देख भी लेते हैं कैसे होते हैं। वैसे इसमें और भी पॉइंट्स आ सकते हैं, यदि ज़्यादा पूछी जाएंगी करेक्टरिस्टिक तो आप लिख दोगे कि जो इनके मेल्टिंग पॉइंट, वैसे आपकी 2 हो गई यहाँ पर, लेकिन और लिखना है आपको यदि, तो आप लिखोगे जो इनके मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, उनमें ग्रेजुअल चेंज देखने को मिलेगा, दे ग्रेजुअली चेंज, क्योंकि मॉलिकुलर फार्मूला, बिकॉज मॉलिकुलर फार्मूला बढ़ रहा है, तो मॉलिकुलर फार्मूला बढ़ रहा है यानी कि मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, तो इनमें चेंज आ जाएगा, ये बढ़ते जाएंगे ग्रेजुअली। साथ ही आप लिख सकते हो यहाँ पर कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं इन कंपाउंड्स में वो सेम होते हैं। किसी भी होमोलोगस सीरीज़ का जो फंक्शनल ग्रुप होगा, जैसे सपोज मैंने कहा अल्कोहल ग्रुप है तो उसके हर कंपाउंड में अल्कोहल ग्रुप होगा। सिमिलरली जैसे मेथनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, इसी तरह से यदि हम एल्केन की बात करेंगे तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से हो जाएंगे। फिर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो उनमें ग्रेजुअल चेंज होंगे, जैसे हमने देखा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है उनमें ग्रेजुअली चेंज होगा, राइट। उसी तरह से यदि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे चेंज कर रहे हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज इनमें सेम होती हैं क्योंकि इनके फंक्शनल ग्रुप सिमिलर होते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली चेंजेस ऑफ दीज कंपाउंड्स जो होमोलोग्स हैं, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उन वो रिमेन सेम, क्योंकि केमिकल फार्मूला सेम है, फंक्शन ग्रुप सेम है, तो ये सेम रहेगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा सेकेंड पार्ट भी हो जाता है। अब थर्ड पार्ट है, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न्ड फॉर वेल्डिंग, कैन यू प्रिडिक्ट वाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड। देखो ऑक्सीजन एक प्योर फॉर्म हो गई, तुम्हें पता है कोई भी बर्निंग ऑक्सीजन में होती है तो एक कंप्लीट कंबशन होता है। इफ़ इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन द बर्निंग इज डन, तो कंप्लीट कंबशन होगा। कंप्लीट कंबशन होगा तो अच्छी हीट प्रोड्यूस होगी जो कि हमें वेल्डिंग के लिए चाहिए होगी मेटल के। जबकि जब इथाइन को हम एयर के साथ में यदि हम मिक्सचर को इसको हम बर्न करेंगे तो यहाँ पर दूसरी गैसेस भी होंगी जिसकी वजह से बर्निंग कंप्लीट नहीं होगी, यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन होगा, सूटी फ्लेम रहेगा, और जितना टेम्परेचर वेल्डिंग के लिए चाहिए वो सफिशिएंट टेम्परेचर भी हमको नहीं मिल पाएगा। तो आप आंसर लिखोगे व्हेन इथाइन बर्न्स इन ऑक्सीजन इट बर्न्स कंप्लीटली एंड प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर वेल्डिंग, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट कंबशन होगा तो इनफ हीट प्रोड्यूस होगी। वाइल व्हेन इथाइन बर्न्स इन एयर it does not burn completely and produces less heat and sooty flame due to the incomplete combustion। और जब incomplete combustion होगा तो हमें sufficient heat नहीं मिलेगी किसके लिए, वेल्डिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पर हीट भी जोड़ सकते हो, एंड हीट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर वेल्डिंग। तो इस तरह से ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है ए पार्ट।
ये मैं इसलिए एक एक करके अब क्वेश्चन दे रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये लंबे आंसर्स हैं, तो आप हर वीडियो में आराम से देख सकते हो पेशेंसफुली। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना, और यदि आपको अच्छे लगते हैं आंसर का एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ कमेंट जरूर करा करो। मैं बहुत सारे बच्चे करते हैं कमेंट, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं भी करते हैं। तो थोड़ा सा, जब हम इतनी मेहनत से वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, मेहनत कह लो या मेरा पैशन कह लो, कि मैं बनाना चाहती हूँ और आपकी हेल्प करना चाहती हूँ कि कुछ आपको अच्छा मिल जाए, तो थोड़ा सा तो कमेंट कर सकते हो आप, सब्सक्राइब लाइक कर सकते हो वीडियो को। ठीक है, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपको सारे वीडियोस यहाँ पर जो 5 मार्क्स के सेपरेटली मिलेंगे। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।